चीटीपुर नाम के गांव में जगत नाम का एक बहुत बड़ा आलसी निकम्मा रहता था। जगत वैसे तो एक सरपंच का बेटा है और उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सरपंच उसे जिंदगी में कुछ हासिल करता हुआ देखना चाहता था। ना गांव में तुम्हारी कोई इज्जत है और ना ही घर में। पता नहीं तुम मेरे घर में कैसे पैदा हो गए। तुम्हारी वजह से सब मुझे बातें सुना रहे हैं। पिताजी, मैं क्या करूं? आप ही बताओ। मैं कोई भी काम करने के लिए जाऊं तो सब उल्टा हो जाता है और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं वो सब नहीं जानता और ना ही अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से और तब तक लौटकर मत आना जब तक कि तुम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर लेते। ये कहते हुए जगत के पिता उसे अपने घर से निकल देते हैं। जगत बड़ा उदास होकर घर से और गांव से बाहर निकलकर जंगल में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक उससे भी ज्यादा परेशान और दुखी व्यक्ति नजर आता है। जगत उसके पास जाकर, कौन हो भाई तुम? इस गांव के तो नहीं लग रहे हो और परेशान भी लग रहे हो। मेरा नाम तालाब है और मैं उत्तर के एक छोटे से द्वीप से आया हूँ। मुझे एक ऐसा द्वीप की तलाश है जहाँ के दरिया के किनारे पर सोने के अंडे होते हैं। जगत उसकी बातें सुनकर जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि देखो भाई तालाब, दुनिया में ऐसा कोई द्वीप नहीं है, इसीलिए तुम्हें नहीं मिल रहा है वो द्वीप। मेरी मानो, चुपचाप घर लौट जाओ। मेरे पास उस जगह का नक्शा है, लेकिन वो अन्य की भाषा में है, इसीलिए मैं उसे पढ़ नहीं सकता हूँ। ये भाषा तो मैं अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत बड़े महान शख्स के नाम से जानी जाती है। इधर लाओ, मैं देखता हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूँ और वहाँ अंडे ना हो, तुम मुझे बस उस द्वीप तक पहुँचा दो। मैं एक राजा का बेटा हूँ। अगर अंडे नहीं होंगे तब भी मैं तुम्हें ढेर सारे खजाने के साथ घर भेजूंगा मेरे दोस्त। इस बात से खुश होकर जगत उस व्यक्ति के साथ नाव में चला जाता है। 2 दिन बाद दोनों काफी लंबे सफर करने के बाद आखिरकार उस सोने के अंडों वाले टापू तक पहुंच जाते हैं। समंदर के किनारे ढेर सारे अंडे बिखरे हुए थे। वो सब देखकर जगत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये सपना है या सच? मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये हकीकत है मेरे दोस्त। तुम्हें जितने चाहिए उतने अंडे ले लो। अब मैं चलता हूँ, मुझे इस टापू पर दूसरा काम है। ये कहते हुए तालाब वहाँ से चला जाता है। लगता है ये बेवकूफ है। मुझे इससे क्या, जितने ले सकता हूँ उतने ही लेकर चला जाता हूँ। ये कहते हुए 2-4 अंडे नाव में डालते ही वहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही टापू पर आकर मेरे ही अंडे चुरा रहे हो। अब ये कहाँ से आ गया? हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले। जगत इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर भागने की बजाय ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए वहीं पर बुत होकर खड़ा हो गया था। जैसे ही वो मगरमच्छ जगत के पास आता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, चुल्लू चुल्लू। वो तालाब था। चुल्लू चुल्लू कहकर पुकारता हुआ उस मगरमच्छ और जगत की ओर भागता हुआ आ रहा था। चुल्लू मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया था। कैसे हो मेरे दोस्त? मुझे माफ कर दो, मैं छोटा था, इसीलिए तुम्हें पिताजी से बचा नहीं पाया। ये मगरमच्छ तालाब का बचपन का साथी था, लेकिन तालाब के पिता ने मगरमच्छ खतरनाक जीव होते हैं ये कहकर उसे उस टापू पर छोड़कर चले गए थे। तब से तालाब इसी की तलाश में था। चुल्लू मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपना घर ले जाने के लिए आया हूँ। चलो घर चलते हैं।
अगर ये अंडे तुम्हारे बच्चे हैं तो इन्हें भी साथ में ले लो। ये मेरे ही अंडे हैं, लेकिन ये कभी भी अंडे से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए इतने सारे हो गए हैं। अब यही मेरा घर है, अगर चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। तालाब अपने दोस्त मगरमच्छ के साथ वहीं रुकने के लिए मान जाता है और जगत अपने अंडे लेकर वापस चींटीपुर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जगत एक बहुत बड़ा घर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदकर अपने पिता से भी बड़ा धनवान बन जाता है। उसके बाद से सब लोग गांव में सरपंच को भी उसके बेटे जगत के नाम से पहचानने लगे थे। उसके बाद से सब लोग गांव में सरपंच को भी उसके बेटे जगत के नाम से पहचानने लगे थे। सरपंच अपने बेटे जगत के पास जाकर उससे माफी मांग लेता है। उसके बाद से दोनों बाप बेटे साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। गुफापुर नाम के गांव गेहूं, चावल और अलग अलग किस्म की दालों की वजह से जाना था। वहाँ के लोग इसी की खेती करते थे और बाजार ले जाने के बजाय खुद की ही दुकानों में रखकर बेचते थे। ऐसे गुफापुर वासी 6 महीने खेतों में मेहनत करते थे और 6 महीने आराम से अपनी दुकानों में बैठकर व्यापार करते थे। कहाँ जा रहे हो राजू भाई? चूहे मारने की दवाएं खत्म हो गए हैं, वही लेने के लिए जा रहा हूँ कालवा भाई। ये कहते हुए राजू वहाँ से चला जाता है। गुफापुर वाले जो खेती करते हैं, उस फसल से चूहे तो अपना हक जमा कर आते हैं और ये लोग 6-6 महीनों तक अपने फसल पास रखकर बेचते हैं। इसका मतलब चूहों की तादाद भी ज्यादा होगी। इसी वजह से सारे गांव वाले मिलकर हर रोज 100 से भी ज्यादा चूहे मारकर फेंक देते थे। गुफापुर वासी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस बात से अनजान एक पशु प्रेमी साइंटिस्ट उनकी हरकतों से क्रोधित होकर, ये चूहे छोटे और कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सोचकर ये गुफापुर वाले उन्हें मारकर फेंक रहे हैं। इन्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये कहते हुए वो साइंटिस्ट अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके एक मामूली से चूहे को विशाल चूहे में बदल देता है और गांव में छोड़ देता है। अब अकल आएगी इन गाँव वालों को जब ये चूहा उन्हें परेशान करेगा। चूहे तो वैसे ही फुर्तीले होते हैं और चूहे का आकार बड़ा होने की वजह से वो चाहते हुए भी अपने आसपास की दुकानें तोड़ता हुआ इधर उधर भाग रहा है। लोग उस चूहे को देखकर जितना डरे हुए थे, चूहा भी उन्हें देखकर उतना ही डरा हुआ था। कुछ लोग हिम्मत जुटाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं और वो चूहा अपने बचाव में उन्हें उसका क्रोध दिखाता है। सिर्फ इतना करने से ही वो लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसे थोड़ी ही देर में बाजार से सब लोग भाग जाते हैं और वो चूहा अकेला रह जाता है। वो बाजार की हर दुकान में उसे जो पसंद आए वो खाकर जंगल में चला जाता है। उसके जाने की थोड़ी देर बाद गांव वाले धीरे धीरे अपनी दुकानों के पास लौटकर आते हैं। तभी चूहे मरने की दवाई खरीदने के लिए शहर गया राजू भी लौटकर आता है और बाजार की ये हालत देखकर, क्या बात है? सब क्यों भाग रहे हैं? क्या कोई तूफान आया था यहाँ पर? कोई तूफान नहीं आया था, ये सब उस चूहे ने किया है। चूहा ने किया है? ये क्या कह रहे हो तुम? इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये कहते हुए सारी बात राजू को बताता है कलवा। सब सुनने के बाद राजू, अगर वो जंगल में गया है तो फिर से लौटकर आएगा। आप सब अगले हमले के लिए लाठियां और पत्थर तैयार रखना। इस बार वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहते हुए राजू सबको हिम्मत देता है। अगले दिन सुबह जब वो दानव जैसा चूहा गांव में आने की कोशिश करता है,
तब सब मिलकर उसे लाठी और पत्थरों से मारकर वापस भगा देते हैं। वो घायल चूहा वापस लौटकर जंगल में चला जाता है। साइंटिस्ट उस चूहे को देखकर, मुझे पता था ये निर्दयी लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, इसीलिए मैंने पहले से ही तैयार करके रखा था। ये कहते हुए वो साइंटिस्ट उस चूहे को एक इंजेक्शन देता है। उसके बाद वो चूहा कुछ देर तक अजीब सी हरकतें करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका रंग सोने जैसे हो जाता है और उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। अगले दिन सुबह वो गोल्डन रैट और वो साइंटिस्ट दोनों गांव में आते हैं। लोग कल की ही तरह उस पर पत्थर मारते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उन्हें ऐसे करते हुए देखकर वो साइंटिस्ट हंस पड़ता है। इस वजह से कुछ गांव वालों का ध्यान उस पर जाता है। कालुआ, उसे देखो कैसे खुश हो रहा है। मुझे लगता है इस सब के पीछे इसका हाथ है। चलो उससे बात करते हैं। ये कहते हुए राजू और कलुआ उस साइंटिस्ट के पास जाते हैं। यहाँ उस चूहे की तोड़फोड़ जा रही थी। अबे वही पागल साइंटिस्ट, हमें पता है कि इसके पीछे तेरा ही हाथ है। चुपचाप उसे ठीक कर दे, वरना मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। तुम लोग और कर भी क्या सकते हो अपने से कमजोरों को मारने के अलावा? तुम इंसानों को और आता ही क्या है? देखो मेरे भाई, तुम जो कहना चाहते हो वो मैं समझ गया हूँ। हम उन चूहों को जानबूझकर नहीं मारते हैं और ना ही हमें मारने की कोई शौक है। वो हमारी साल भर की मेहनत को बर्बाद करने में लगे रहते हैं, इसीलिए हम ये सब करना पड़ता है। अगर वो फसल खराब नहीं करेंगे तो उनके लिए गांव के बाहर थोड़ी सी फसल निकालकर अलग से रखेंगे, मैं वादा करता हूँ। वो साइंटिस्ट उनकी बात मान लेता है और वो सोने का चूहा धूप की वजह से गर्म होकर वहीं जम जाता है। तब से गुफापुर वाले गांव के बाहर थोड़ी सी फसल चूहों के लिए निकल कर रखते हैं और वो साइंटिस्ट उन्हें वहीं रहकर गांव में नहीं जाने के लिए एक यंत्र बनाता है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और उस गोल्डन रैट की मूर्ति को उसकी याद में उसी जगह पर रहने देते हैं।